जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल निःशुल्क है। और हमने सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास को समाप्त किया था और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ चुके हैं और उसी के क्रम में आज ये दूसरा लेक्चर है। और इससे पहले एक लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी हमने विदेशी कंपनियों का आगमन यानी पुर्तगाल कंपनी, डच कंपनी के बारे में बता चुके थे। और आज हम ब्रिटिश कंपनी के बारे में जानेंगे बहुत शानदार तरीके से। और दोस्तों, ये सारी जो पीडीएफ है, जो कंटेंट है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करना GSY विष्णु सर, वहां पर सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध है, टाइपिंग वाला। डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना। बहुत शानदार तरीके से मैंने वहां पर कंटेंट को डाला हुआ है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पुर्तगाली भारत पर क्यों आए थे, क्यों स्थल वाला मार्ग बंद हो गया था। उनको एक जरूरत थी समुद्र मार्ग की, तो उन्होंने समुद्र मार्ग को खोजा था। खोजने में पहला हाथ पुर्तगाली वास्को डी गामा को जाता है। वैसे तो आपने सुना होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है, ये गलत है। भारत तो पहले से ही था। ये कह सकते हैं भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। और मैंने क्रम से बताया था, मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, यही हमारा क्या है, पुर्तगाल है। और पुर्तगाल पर यहीं से आया था कौन सा, वास्को डी गामा। यहीं से इस प्रकार से आते हुए पिछली क्लास में मैंने बताया था इस प्रकार से, और भारत पर जाकर कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया था, दूसरा पुर्तगाली यहीं से आया था। दूसरे पुर्तगाली का नाम क्या है? दूसरे पुर्तगाली का नाम है पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। तो पहले तो ये इधर चला गया था धोखे से। तो ब्राजील की खोज किसने किया था, अगर कभी प्रश्न आएगा तो पिछली क्लास में मैंने कहा था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल ने किया था। उसके बाद इस प्रकार से होते हुए ये भी भारत में पहुंचा था 13 बेड़ों का जहाज लेकर, या 13 जहाजों को लेकर। फिर उसके बाद सबसे पहले, इन दोनों से पहले एक व्यक्ति स्पेन से आया था। स्पेन ये वाला है, स्पेन से व्यक्ति आया था, इस प्रकार से जा रहा था भारत, लेकिन गलती से कहां पहुंच गया, वेस्ट में पहुंच गया, जाना था ईस्ट में। तो जैसे ये उतरा था तो इसने कहा था मैं इंडिया आ गया। तो लोगों ने कहा था भाई ये इंडिया नहीं है, तो इसने इसका नाम वेस्ट इंडिया रखा था। क्या रखा था? वेस्ट इंडिया रख दिया। तभी आप देखते होंगे जितनी सारी कंपनियां भारत में आती हैं वो अपने नाम के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी लगाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रकार से सभी कंपनियां ईस्ट लगाती हैं, क्योंकि ये ईस्ट वाला इंडिया था। ये ईस्ट वाला इंडिया था, ये वेस्ट वाला इंडिया था। और आज यही वेस्ट वाला जो इंडिया है इसको ही वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं इसी को, वेस्ट इंडिया को याद रखेंगे। और इसके बाद ये व्यक्ति आगे बढ़ा और इसने अमेरिका की खोज कर दी 1492 ईस्वी में, और इसी का नाम है कोलंबस। इसी का क्या नाम है? कोलंबस नाम है। और ये कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, स्पेन का रहने वाला था। और आपने कई बार एक नाम सुना होगा, केप ऑफ गुड होप। यहां पर एक अंतरीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। इसको पार किया था वास्को डी गामा, भी पार करके गया था। सारे लोग पार करते हैं, लेकिन कभी ये पूछा जाए इसकी खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डियास थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास या डियास भी कहते हैं, डियास ने इसको खोजा था। इसी को केप ऑफ गुड होप को उत्तमासा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तूफान क्यों आते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमारे एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर है, कैसे इसका आगमन होता है, सारी बातें एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैप पे फिर से आ जाते हैं। ये वाला भाग आप देख पा रहे हो, ये वाला यही है इंग्लैंड, और इसके पास में ये वाला भाग देख पा रहे हो, ये है आयरलैंड। ये क्या है? आयरलैंड। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक, ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए,
इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, इंग्लैंड को मैं बना के दिखा देता हूं आपको। इसमें ये हमारा भाग है, आपको समझा देते हैं। ये देखो दो भाग मैंने यहाँ पर बना दिए, ठीक है, दो भाग बना दिए। ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसे बोलते हैं बेल्स। क्या बोलते हैं? बेल्स, ठीक है, इसे बोलते हैं बेल्स। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसे बोलते हैं इंग्लैंड। बेल्स अलग देश है, इंग्लैंड अलग है। और इंग्लैंड के बाद इसे बोलते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बोलेंगे इसको। और ये है दोस्तों आयरलैंड, इसे बोलते हैं दक्षिणी आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड। और इसे बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। क्या बोलेंगे? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। एक बार तो कहने का मतलब, अगर आपसे कोई ये पूछे ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं, ग्रेट ब्रिटेन में या ब्रिटिश, तो याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स शामिल है, वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, यानी ये सारे पूरा ये बॉक्स देख पा रहे हो, ये पूरा ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड क्या है, तो इंग्लैंड पर्टिकुलर एक देश है दोस्तों। आप देख पा रहे हो ये वाला जो क्षेत्र है, ये इंग्लैंड का ही क्षेत्र है। तो इंग्लैंड एक देश है, एक देश है, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत कोई और नहीं आता है। आपने नाम सुना होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को ही हम इंग्लैंड मानते हैं या ग्रेट ब्रिटेन मानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हमारे शामिल है, आओ देखते हैं। जैसे इसमें ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब समझ रहे हैं आप, ये सारे देश आ जाएंगे। और प्लस उत्तरी आयरलैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तरी आयरलैंड। तो आप डिफाइन कर पा रहे हो कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं। इंग्लैंड एक देश है पर्टिकुलर, इसमें कोई अन्य देश शामिल नहीं है। और यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, इसमें कौन कौन से देश शामिल आते हैं, एक तो ये पूरा देश आएगा और आधा ये वाला आएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं मैप की तरफ। ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये बॉक्स यहाँ पर वाला, ये वाला बॉक्स मैंने अभी आपको बना के समझाया था, इंग्लैंड यही वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है, उसकी स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। लेकिन 1599 ईस्वी में स्थापना यूरोप में होती है। कहाँ होती है? यूरोप में। उसके बाद भारत में स्थापना इसकी 1600 ईस्वी में मानी जाती है। ये कहा जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि आप जाइएगा, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने को कहा था। क्या कहा था? पूर्व के साथ व्यापार करने को कहा था। 15 वर्षों की अनुमति दी थी, लेकिन आगे चलकर ये अनुमति अनलिमिटेड काल के लिए हो जाती है। कंपनी का जो नाम था, जो कंपनी की उन्होंने स्थापना किया था, उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेगन इनटू द इंडीज। इसी को शॉर्टकट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और इस कंपनी को बनाने में 30,133 पाउंड का खर्चा हुआ था और इसमें 217 लोग भागीदार बने थे। और इस कंपनी को जो स्टेबल हो रही थी, जब ये स्थापना हुई थी, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। कब की बात है? 1600 की। और अकबर का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल है 1556 से और 1605 तक। यही तो कार्यकाल है अकबर का। अब इसको हम दो प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सारे जो काम हो रहे हैं ये मुगल काल के बादशाहों के कार्यकाल में हो रहे हैं, तो हम मुगल काल के बादशाहों को देखेंगे, उसी के अंतर्गत देखेंगे, ताकि जो प्रश्न आने वाली प्रवृत्ति है वो हम समझ पाए। समझ में आ रहा है? पहले फैक्ट्री देख लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे कारखाने बनाए थे, फैक्ट्रियां बनाई थी। उनका क्रम पूछा जाता है, कब कौन सी कंपनी बनाई थी, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। चलो देख लेते हैं एक एक करके कंपनी के बारे में। ठीक है, चलिए
1608 ईस्वी में सूरत में खोली थी, लेकिन ये अस्थायी थी। क्या थी? सूरत में खोली थी लेकिन ये अस्थायी थी। ये वाली नंबर 1 पे, सूरत में खोली थी लेकिन अस्थायी थी। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली थी। 1611 ईस्वी में यहां पर मछलीपट्टनम पड़ता है, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में खोली थी। ये दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री है। प्रश्न आएगा अंग्रेजों की दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री कहां खोली गई थी? तो मछलीपट्टनम में खोली गई थी। कब? 1611 ईस्वी में। उसके बाद 1613 ईस्वी में फिर स्थायी कंपनी खोली गई थी। यह है सूरत स्थायी कंपनी। ये हम ये कह सकते हैं उत्तर भारत की प्रथम स्थायी कंपनी खोली गई थी सूरत में। एक बार 8 में भी खोली गई थी लेकिन अस्थायी थी। जब विलियम हॉकिंस आया था इस समय और सूरत बंदरगाह पे उतरा था तो इसने ऐसे ही बोल दिया था कि यहाँ पर हमारा कारखाना है, लेकिन इनका कारखाना बन नहीं पाया। पुर्तगालियों ने विरोध कर दिया इसके कारण से। उसके बाद ये दक्षिण भारत में गए और मछलीपट्टनम में इन्होंने कारखाना बनाया था। और कारखाना बनाने के बाद फिर जिनके पास थोड़ी पावर आ गई, पैसा आ गया, फिर ये सूरत पे गए और वहां पर इन्होंने स्वाली का युद्ध किया था पुर्तगालियों से। आगे हम देखेंगे। और स्वाली का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने सूरत बंदरगाह पर कब्जा किया था। 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुर में कारखाना या फैक्ट्री खोला था। और याद रखेंगे इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर खुलने वाली प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? बालासोर या हरिहरपुर थी। तो ये पूर्वी घाट पर खोली गई थी। ये पड़ता है यहाँ पर, ये उड़ीसा में है, बालासोर और हरिहरपुर। ठीक है, ये आपका 1633 वाला है, ये 1611 है और ये आपका 1613 है। ठीक है, चलिए 1639 ईस्वी में मद्रास में एक फैक्ट्री खोली गई थी। आगे हम देखेंगे मद्रास को पट्टे पर इन लोगों ने लिया था। मद्रास कौन सा है? मद्रास ये वाला क्षेत्र है। कब खोली गई थी? 1639 ईस्वी में मद्रास में खोली गई थी। उसके बाद 1651 ईस्वी में बंगाल में स्थित कासिम बाजार हुगली में कारखाना खोला था। और यहां पर पड़ता है कासिम बाजार, बंगाल और हुगली। उसके बाद इसके खोलने के बाद तत्पश्चात बिहार गए, बिहार में खोला था। बिहार में पटना में गए और बांग्लादेश में, आज जो बांग्लादेश आप देख पा रहे हो उसकी कैपिटल है ढाका। तो ढाका में भी इन्होंने कारखाना, समझ रहे हो, ढाका पर भी इन्होंने कारखाना खोला था। यानी हम ये कह सकते हैं बंगाल में भी कारखाना खोला, उड़ीसा में भी कारखाना खोला, आंध्र प्रदेश में भी कारखाना खोला, तमिलनाडु में भी कारखाना खोला, सूरत में भी कारखाना खोला। और आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर अहमदाबाद में भी कारखाना खुलेगा और भी कई जगह, भड़ौच में कारखाना खुलेगा इन्हीं का। उसके बाद 1700 ईस्वी में कोलकाता में इन्होंने दुर्ग बनाया था, या जो किला बनाया था उसको फोर्ट विलियम के किला के नाम से भी जानते हैं। या जो फैक्ट्री बनाई थी या जो कारखाना बनाया था उसको फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो ये थे कारखानों का क्रम, पूछा जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे एक एक करके जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। जब अंग्रेज आए थे तो भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, और मुगलों का शासन चल रहा था तो उसके उपरांत कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अकबर के समय में क्या कोई अंग्रेज आया था, या जहांगीर के समय में क्या क्या कार्य हुए थे, औरंगजेब के समय में क्या क्या कार्य हुए थे, फर्रुखसियर के समय में क्या क्या कार्य हुए थे। इनको हम इसी प्रकार से डालेंगे, एक नया तरीका मैं ढूंढ के लाया हूं। तो अगर बात करें अकबर के समय में, अकबर के बारे में बात नहीं करेंगे, अकबर और इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अकबर के अंदर आने वाले जो फैक्ट हैं अंग्रेजी कंपनी के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1583 ईस्वी में भारत पर एक ब्रिटिश यात्री आता है या व्यापारी आता है जिसका नाम है रॉल्फ फिच। कुछ स्रोतों में 1583 की जगह पर 1585 लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में 1583 ही लिखा हुआ मिलता है। तो रॉल्फ फिच आने वाला एक ब्रिटिश व्यापारी और यात्री था। आपने पढ़ा होगा कि भारत में पहली बार ब्रिटिश अधिकारी जहांगीर के कार्यकाल में आए थे, हॉकिंस, नाम सुना होगा, है ना। तो लेकिन नहीं, उससे पहले भी ब्रिटिश व्यक्ति आए थे, लेकिन ये अधिकारी नहीं था, ये किसी का राजदूत नहीं था,
ये व्यापारी था, यात्री था। उसके बाद 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल भारत पर आता है, और ये भी एक ब्रिटिश था, ब्रिटिश खोज करता था, और भारत में स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ये प्रथम अंग्रेज था स्थल मार्ग से आने वाला, जिसका नाम है जॉन मिल्डेन हॉल। और भारत में दफनाने वाला या मरने वाला प्रथम अंग्रेज भी यही है। बोल सकते हैं इसकी जो मृत्यु आगरा में हुई थी और उसको वहीं दफना दिया गया। ये भारत में मरने वाला भी प्रथम अंग्रेज है, ये याद रखेंगे। और स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज है। किसके कार्यकाल में आ रहा है? तो अकबर, इसलिए अकबर को लिखा है। बात करेंगे जहांगीर के कार्यकाल में अंग्रेजों का क्या रहा था, एक एक करके देखते हैं। 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत पर आता है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस, या कैप्टन हॉकिंस के नाम से जानते हैं, और साथ में रॉल्फ फिच भी आता है। ये दोनों लोग आते हैं, विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस भी कह सकते हैं, और रॉल्फ फिच भारत पे आते हैं, और हेक्टर नामक जहाज से आते हैं। हेक्टर नामक जहाज से आने के बाद ये सूरत बंदरगाह पर उतरते हैं, और सूरत बंदरगाह पर उतरने के बाद अस्थायी कारखाना बनाते हैं, मैंने बताया था। और ये भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी या भारत में आने वाला प्रथम राजदूत है। ये राजदूत किसका था? तो एक कहानी समझ लेते हैं। जेम्स प्रथम, कौन है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर विलियम हॉकिंस भारत आता है, और उस पत्र पर अकबर का नाम होता है, क्योंकि जब भेजा गया था तो उस समय अकबर ही था। तो अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 ईस्वी में हो जाती है फतेहपुर सीकरी में। तो उसके बाद अकबर का पत्र लेकर ये सीधे भारत आता है, और ये इंग्लैंड से सीधे आता है राजदूत बनकर। लेकिन भारत पर आते आते जहांगीर का कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो जहांगीर के कार्यकाल में ये भारत पर पहुंचता है, सूरत बंदरगाह पर उतरता है। उतरने के बाद इसकी जो मुलाकात है वो आगरा में होती है पहली बार। प्रश्न आता है विलियम हॉकिंस की मुलाकात कहाँ होती है? तो आगरा में होती है। और ये जब फारसी भाषा में इसने बोलना स्टार्ट किया था, आपको पता है मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। जब ये फारसी में बोला था तो जहांगीर खुश हो गया। खुश तो हो ही जाएगा क्योंकि हमेशा नशे में रहता था ये। शादी तो 20 शादियां की इसने, और जो नूरजहां था ना, वो 20वीं शादी थी नूरजहां से इसकी। बहुत शादियां इसने किया था, 20 तो लिखित में है। सोचो कितना किया होगा। एक प्रकार का ये रंगीला था और एकदम कबाब सबाब में डूबा रहता था। तो जैसे इसने फारसी भाषा में बात करना स्टार्ट किया था, हॉकिंस ने तो खुश हो गया। फिर इसने इंग्लिश भाषा में बोला, तो इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। क्या दिया था? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था विलियम हॉकिंस को, और 400 का मनसब भी प्रदान दिया था। और अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी, उसी के आधार पर 400 का मनसब दिया था। मनसब का मतलब होता है ग्रेट। इस ग्रेट का इसको जॉब दिया गया था, और ये फारसी भाषा का ज्ञानी था। लेकिन इसको इजाजत तो मिल गई थी जहांगीर से कि आप जाओ खोल सकते हो कारखाना, लेकिन पुर्तगालियों ने विरोध किया और कारखाना खोलने ही नहीं दिया। चलिए, तो नहीं खोलने दिया, कोई बात नहीं। 1611 ईस्वी में हेनरी मिडलटन भारत आए और भारत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त की। 1611 ईस्वी में मिडलटन आए, उन्होंने कारखाना खोलने की बात की थी, और इनको आदेश भी प्राप्त हो गया था, फिर भी इनको खुला नहीं था। फिर 11 के बाद एक फैक्ट आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे पीछे। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, अंग्रेजों में लड़े थे वेस्ट। अंग्रेजों में कौन था? अधिकारी वेस्ट। और इसके बीच में युद्ध हुआ था, पुर्तगालियों को हरा दिया। पुर्तगालियों को हराने के बाद 1613 में फिर पहला कारखाना खोला था। पहला कारखाना सूरत में खोला था, याद रखेंगे। उसके बाद पीछे आते, इसके बाद वाला फैक्ट वो था। उसके बाद 1615 ईस्वी में दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो। नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? सर टॉमस रो नाम सुना होगा। सम्राट जेम्स प्रथम का ये भी दूत था, और ये भी दूत सेम थे, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आया, और इसकी पहली मुलाकात अजमेर में होती है। कहां होती है पहली मुलाकात? अजमेर में।
इसकी पहली मुलाकात आगरा में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इसने ये कहा था कि मुगल साम्राज्य का जितना विस्तार है उस विस्तार में अलग अलग भागों में हम कारखाना खोल सकते हैं। ये अथॉरिटी इसने मांगा था और ये मिल भी गया था। यही कहा था, साम्राज्य के सभी भागों में इसने फैक्ट्री खोलने की बात की गई थी और फैक्ट्री खोली भी, जैसे सूरत में खोली, मछलीपट्टनम में, भड़ौच में, आगरा में भी खोली और अहमदाबाद में भी खोली। याद रखेंगे, व्यापार करने के लिए कारखाने स्थापित किए थे। तो प्रश्न आता है, इतनी जगह कारखाने स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सर टॉमस रो को जाता है। जब सर टॉमस रो भारत आए थे तो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे सलीम के लिए या जहांगीर के लिए। एक प्रिंटिंग लेके आया था बहुत शानदार वाली, और फिर एक बग्गी लेके आया, इस पर राजा बैठता है, और एक आधुनिक घड़ी लेकर आया था, चश्मा लेकर आया था, बहुत से सामान, और रेड वाइन की बोतलें लेकर आया था, या पेटी कह सकते हैं इसके लिए, तो ये रहता था टल्ली हमेशा। तो खुश हो गया देख के, बोले अब जहां चाहो वहां फैक्ट्री खोलो। सोचो, अगर ये व्यक्ति अथॉरिटी नहीं देता कारखाना बनाने की तो क्या भारत गुलाम होता? सोच कर देखो। या आगे चलकर फर्रुखसियर सारी पावर दे देता है 1717 ईस्वी में, अगर वो नहीं होता तो क्या भारत पर इतना राज कर पाते अंग्रेज? नहीं। तो कहीं ना कहीं ढील थी मुगलों की, क्योंकि सब एक ही समान थे। चलो आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के समय में क्या क्या हुआ था, एक एक करके बात करते हैं। 1632 में गोलकुंडा के शासक से अंग्रेजों ने 500 रुपए प्रति वर्ष के बदले व्यापार की छूट मांगी। इन्होंने कहा था गोलकुंडा के राजा से कि आप 500 रुपए प्रति वर्ष लो और चुपचाप बैठे रहो, हम आप यहाँ पर व्यापार करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही इसी को कहा जाता है अंग्रेजों का सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान। इतने कम पैसों में व्यापार करने की बात की गई थी। और याद रखेंगे 1632 वही है जिसमें पुर्तगालियों को हुगली से पछाड़ा था, हुगली से भगाया था किसने? शाहजहां ने। आगे बात करते हैं। जहांगीर की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। जहांगीर की 3 बेटियां थी, जहां आरा, गौहन आरा और रोशन आरा, और 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिको, मुराद और सुजा। मैंने आपको जब पढ़ा रहे थे मुगल काल तो बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था। और इसकी तबीयत किसकी खराब हुई थी? जहां आरा की तबीयत खराब हो गई थी, और अंग्रेज लोग अपने साथ डॉक्टरों को लेकर आते थे ताकि उनका सहयोग कर पाए और वहां से ये कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाए। तो ये डॉक्टर था इनके कार्यकाल में विलियम वफ्टन था, और इसने इसको सही कर दिया। वफ्टन ने इसको सही कर दिया और ये खुश हो गया, बोले कोई बात नहीं है, आपने बहुत सारा साथ दिया। और इसी के बदले में जो सुजा था ये बंगाल का गवर्नर था, और इसका भाई जो मुराद था वो गुजरात का गवर्नर था, और इसी का जो भाई था औरंगजेब वो दक्षिण भारत का गवर्नर था, और दारा सिको पंजाब का गवर्नर था। मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया है मुगल काल, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। और बंगाल में गवर्नर शाह सुजा ने 3000 रुपए के बदले में बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी थी। उसके बाद फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में, कार्यकाल इनका ही चल रहा है, खुर्रम का ही चल रहा है, में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। चंद्रगिरी का जो राजा था उससे मद्रास को ठेके पर या पट्टे पर ले लिया कि आपको इतना रुपया दिया जाएगा, आप बस चुपचाप बैठे रहिएगा। और यहाँ एक कोठी बनवाई और इस कोठी का नाम रखा गया कोर्ट सेंटर्स नाम इसको रखा गया था, इस कोठी का। तो याद रखेंगे मद्रास को पट्टे पर किससे लिया गया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया गया था। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने लिया था। कब लिया था? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1639 में लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं औरंगजेब के कार्यकाल में क्या क्या अंग्रेजों ने किया था, देखते हैं। इसको दंड क्यों दिया गया था? क्योंकि जब लोग मक्का मदीना या कहीं जाते थे तो इसको ये रोकता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। और कई सारे इसके कांड सामने आ गए, औरंगजेब को गुस्सा आ गया, उसको लतिया दिया, बहुत मारा था इसको और ये भाग गया था। उसके बाद
जॉन चाइल्ड जो ब्रिटिश एक अधिकारी था, इसको दंडित भी औरंगजेब ने किया था और 1.5% जजिया कर भी इसने लगाया था। क्यों दंडित किया गया था? ये लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। लोग अपने धर्म के प्रति बाहर जा रहे थे, मक्का मदीना घूमने जाते थे और भी कहीं, तो ये रोक देता था। औरंगजेब को गुस्सा आ गया और उसको बहुत ज्यादा दंड का प्रावधान दिया था और फिर यहां से ये भाग गया था, याद रखेंगे। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी जो रानी थी कैथरीन, पुर्तगाली रानी कैथरीन का शादी चार्ल्स द्वितीय से कर दिया था और दहेज में मुंबई दे दिया। हमारा क्षेत्र मुंबई दहेज में दे रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो दहेज में मुंबई मिला हुआ था, उसको लीज पर दे दिया, किराए पर दे दिया था कि 10 पाउंड प्रति वर्ष अगर आप देते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। समझ रहे हो ना कहां तक चल गया ये? हमारा क्षेत्र दान दक्षिणा दहेज में भी जाने लगा। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटपाट का अड्डा बना लिया। इतना ज्यादा लूटपाट पुर्तगालियों ने भी लूटा था, लेकिन सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने लूटपाट का अड्डा हुगली को बनाया था। लूटपाट करने के बाद ये सीधे बंगाल की खाड़ी में चले जाते थे। कई छोटे छोटे आइलैंड थे, वहां पर छुप जाते थे। इसको देखते हुए औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आई। बोले, इसका फरमान लेकर यहाँ के लोग गए थे कि ये लोग आते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, माल ले जाते हैं। बोले अच्छा, बोले ठीक है। मुगल सेना से संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद सूरत विशाखापट्टनम में जो मछलीपट्टनम का कारखाना था, इसको ले लिया। मुगलों ने अपने हाथ में ले लिया। अब ये हाथ फैला के बैठे, क्षमा मांग रहे हैं, याचना मांग रहे हैं कि ये आका आज के बाद कुछ नहीं होगा, एक बार माफ कर दो। तो दया करके इसने माफ कर दिया, लेकिन क्षमा याचना के बाद 1.5 लाख का मुआवजा देना पड़ा। क्षमा कोई करेगा तो पैसे लेगा भाई, सीधे पैसा लिया, 1.5 लाख रुपए दे दो और आपके जो कारखाने वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आगे से ऐसा कोई काम नहीं करोगे, लोगों को परेशान नहीं करोगे, लूट लाट नहीं करोगे। बोले ठीक है, आगे से बिल्कुल बिंदास तरीके से काम करेंगे। उसके बाद कलकत्ता में अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहली प्रेसिडेंसी घोषित किया था, और कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। कब से कब तक? 74 से 1911 तक, और 1912 में दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी राजधानी, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद शिवाजी ने, इसी के कार्यकाल का समय है, शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। सूरत को क्यों लूटा था? इनके पास हथियारों की कमी हो गई थी, अनाजों की कमी हो गई थी सैनिकों को पालने के लिए, क्योंकि ये गौरल्या पद्धति अपनाए हुए थे, छुप कर बाहर करने वाले थे, यानी घात लगाकर बैठना, है ना, ये सब चल रहा था। तो इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा अंग्रेजों के कार्यकाल में। सोच कर देखो, अंग्रेजों का इतना बड़ा पावर था, फिर भी 2 बार लूट लिया। ये डेट पूछी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, इतने फैक्ट क्लियर हुए। चलिए, औरंगजेब के समय में क्या क्या हुआ था? 1698 की बात है, ठीक है। असीम शान बंगाल का गवर्नर था, असीम शान बंगाल का गवर्नर था। इसके द्वारा अंग्रेजों को 3 गांव मिले थे। 3 गांव बहुत पूछे जाते हैं, सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर। सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर ये शहर मिले थे, सॉरी शहर नहीं, गांव मिले थे, और ये तीनों गांव को जोड़कर इसने एक शहर बनाया था, इसको कहते हैं कलकत्ता। क्या कहते हैं? कलकत्ता। इन तीनों गांव को जोड़कर क्या बनाया? कलकत्ता बनाया था। और कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? जॉब चारनॉक ने किया था। कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? तो जॉब चारनॉक ने डाली थी। याद रखेंगे, तीनों गांव को मिला दिया था और कलकत्ता बना दिया था। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न आता है कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जॉब चारनॉक ने, ठीक है। उसके बाद 1702 ईस्वी में एक नया ब्रिटिश राजदूत आता है, जिसका नाम है नॉरिस, विलियम नॉरिस आता है, याद रखेंगे। उसके बाद कई सारे और भी छोटे छोटे मुगल शासक हुए थे, उनके कार्यकाल में कोई खास कार्य नहीं हुआ था। उसके बाद बात करेंगे फर्रुखसियर के बारे में, 1713 से और 1719 के बीच में। 1716 ईस्वी में जॉन सुरमन, हैमिल्टन और सेहूद भारत आए, और हैमिल्टन एक डॉक्टर था और सेहूद एक अनुवाद करता था, और ये डॉक्टर था।
और डॉक्टर ही अपने साथ इसलिए लेके आते थे ताकि भारतीय राजाओं की हम उनकी देखभाल कर सके जब उनको जरूरत होगी। पहले तो वैद्य चलते थे हमारे यहाँ पर, देसी दवाई खाते थे, लेकिन देसी दवाई थोड़े समय के बाद काम करती है और ये अंग्रेजी दवाई देते थे, तुरंत फायदा मिल जाता था। तो इनको बहुत ज्यादा दान दक्षिणा भी ये राजा रजवाड़े लोग देते थे। एक बार की बात है जब फर्रुखसियर बीमार पड़ गया था, बिल्कुल तबीयत इतना खराब था कि मरते मरते बचा। इसने संदेशा भिजवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी में कि आपके पास अगर कोई है डॉक्टर तो मेरे पास भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं निपट जाऊंगा। तो हैमिल्टन गया था सहायता करने के लिए और हैमिल्टन ने इसको बचा लिया, क्योंकि जो पुराने जो वैद्य लोग होते थे हमारे यहाँ पे देसी दवाई देते थे, फायदा थोड़े दिनों बाद करती है लेकिन बेस्ट रहती है हमारे लिए, लेकिन इनको चाहिए फायदा तुरंत। तो इन्होंने अंग्रेजी दवाई खाई और ये सही हो गए। सही होने के बाद इन्होंने फरमान जारी किया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 में व्यापारिक सुविधाओं वाला फरमान जारी किया था जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा था। इन्होंने कहा था पूरे बंगाल पर आप व्यापार करो, बस 3000 रुपए भेजते रहना। और ये कहा गया था कि जो हमारा सिक्का है अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिक्कों को ढालती थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में चला दिए जाएं। बोले कोई बात नहीं, चला दिए जाएंगे। व्यापारिक सुविधाएं मिल गई थी बहुत सारी और उनका सिक्का भी चलने लगा था मुगल साम्राज्य में। यही फरमान था 1717 का, याद रखेंगे। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्रुखसियर के कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद नए स्वतंत्र प्रांत हुए थे, कुछ नए स्वतंत्र हुए थे, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे, एक एक करके देखते। इनका संस्थापक पूछा जाता है, आधुनिक मुंबई का संस्थापक जिराल्ड औंगियार है। जिराल्ड औंगियार है मुंबई का संस्थापक, याद रखेंगे। अगर प्रश्न कभी आएगा स्वतंत्र अवध का संस्थापक, स्वतंत्र अवध का संस्थापक या अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो सआदत खां था। कौन था? सआदत खां था। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक या बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो मुर्शीद कुली खां थे। कई बार प्रश्न आता है। स्वतंत्र कर्नाटक का संस्थापक या कर्नाटक का पहला नवाब सादुल्ला खां था, याद रखेंगे। स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक या हैदराबाद का पहला निजाम, हैदराबाद को निजाम के नाम से जानते हैं, इनका नाम निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिज खां के नाम से जानते हैं, चिनकिलिज खां के नाम से जानते हैं। इसी को आसफ जाह के नाम से भी जाना जाता है, निजाम उल मुल्क को या चिनकिलिज खां को। तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानने के बाद हम डेनिश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सर्च करोगे GSY विष्णु सर, यहाँ से ये मिल जाएगा और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का हुआ, इंडियन ज्योग्राफी का हुआ, इंडियन पॉलिटी का हुआ या वर्ल्ड ज्योग्राफी का हुआ, सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।